तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है सेमाइनल वेजाइकल। सेमाइनल वेजाइकल 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लैंड होती है, जिसकी पोजीशन रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होती है। यानी ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होती है। रेक्टम से ये रेक्टोवेजाइकल पाउच से ये सेपरेटेड होती है। रेक्टोवेजाइकल पाउच एक पेरिटोनियल फोल्ड होता है, उससे ये सेपरेटेड होती है। इस ग्लैंड के साथ वास डिफरेंस आकर के जुड़ती है और दोनों जुड़ करके एक कॉमन डक्ट बनाती है, जिसे हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यानी वास डिफरेंस और जो है सेमाइनल वेजाइकल की जो एम्पुलेटरी डक्ट कहते हैं, ये दोनों मिल करके एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, और ये कॉमन डक्ट के साथ ये यूरेथ्रा में खुलती हैं, और यूरेथ्रा के जिस पार्ट में खुलती हैं उसे कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होती है। इंटरनली अगर हम देखें तो सेमाइनल वेजाइकल का जो स्ट्रक्चर रहता है वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इंटरनली ये लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी जो म्यूकोसा जो होती है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर एपिथेलियम से बनी हुई होती है। और इस एपिथेलियम जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उस हार्मोन की प्रेजेंस में इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये हार्मोन का फिर ये अपना सिक्रेशन करती है। इस ग्लैंड का जो रोल क्या है? इस ग्लैंड का रोल ये है कि ये सेमेन का 70% पार्ट जो है ये बनाती है। यानी कि सीमेन के अंदर सीमेन वॉल्यूम का जो पार्ट हो, यानी 70% जो वॉल्यूम होता है वो इससे सेक्रेटेड फ्लूइड का होता है। इससे सेक्रेटेड होने वाले फ्लूइड में क्या क्या होता है? इससे सेक्रेटेड होने वाले फ्लूइड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसमें अल्कलाइन फ्लूइड होता है, जो कि मेल यूरेथ्रा की और वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, उसे ख़त्म करता है, ताकि स्पर्म का प्रोटेक्शन हो सके। तीसरी चीज़ होती है फ्रक्टोज। ये न्यूट्रिशन और स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी होता है। तीसरी चीज़ होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इम्यून सिस्टम को जो है ये सप्रेस करती है, ताकि ये फॉरेन जो सीमम पहुंच रहा है इसके खिलाफ, इसके जो है अगेंस्ट जो है वो कोई इम्यून रिएक्शन बॉडी में ना हो, इसके लिए उसके इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस करती है। तीसरा जो होता है वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। तीसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर काम होता है सीमन को वेजाइनल ट्रैक्ट में क्लॉट करना, यानी उसको क्लॉट करने का काम होता है। इनकी जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो पोस्टीरियर वेजाइकल आर्टरी, इंटरनल प्यूडिनल आर्टरी और मिडिल रेक्टल आर्टरी से होती है, और ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। इनका जो इनर्वेशन है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होता है। सिंपैथेटिक जो होता है वो जो है वो इजैकुलेशन के लिए होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो इरेक्शन के लिए होता है। और इनका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर हम देखें तो इनका एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है तीनों ग्लैंड में से। तो इसकी पोजीशन क्या होती है? ये नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के नेक के जस्ट इंफीरियर, और यहाँ पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होते हैं, उसके जस्ट सुपीरियर प्रेजेंट होती है। यानी इंफीरियर टू नेक ऑफ द urinary bladder and superior to
एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसकी पोजीशन होती है। इसका शेप जो होता है वो वॉलनट शेप होता है और इसके कई जोन में इसको हम डिवाइड करते हैं। इटसेल्फ ये ग्लैंड जो है एक कैप्सूल से कवर्ड रहती है, जो रियल में कैप्सूल नहीं होता है, बल्कि इसको हम एडवेंटिशिया ऑफ द ब्लड वेसल कहते हैं, किसी तो उससे ये कवर्ड रहता है। अंदर का हिस्सा जो है कई जोन में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है ट्रांजिशनल जोन है। ट्रांजिशनल जोन वो जोन होता है जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को सराउंड किए रहता है। इससे जो ओपनिंग होती है इसकी, ये जो है वर्टिकली जो है इसमें यूरेथ्रा में खुलती हैं। उसके अलावा फिर ये होता है सेंट्रल जोन। ये जो है इजैकुलेटरी डक्ट को सराउंड करता है। इसकी जो ओपनिंग होती है वो ऑब्लिकली इसमें खुलती हैं यूरेथ्रा में, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ऑब्लिकली खुलती हैं। उसके बाद है पेरिफेरल जोन। ये जो होता है ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है और ये वो पार्ट होता है जो कि अगर हम इसके ये जो ग्लैंड होती है ये रेक्टम के एम्पुला के जस्ट अंटीरियर प्रेजेंट होती है। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में इस पार्ट को फील किया जा सकता है। तो ये पेरिफेरल जोन होता है, ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो ये और फिर एक जो है नॉन गैलेंडोनल पार्ट इसका होता है फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होता है। यानी मोस्ट अंटीरियर जो पार्ट इसका होता है वो फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होता है। फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा जो है ये अंटीरियर पार्ट है, इससे कोई ग्लैंडुलर पार्ट नहीं, इससे कोई सेक्रेशन नहीं होता है। इस ग्लैंड से सिक्रेशन कौन सा हो? इस ग्लैंड से सिक्रेशन जो होता है वो उसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम क्या करते हैं कि जो क्लॉटेड जो सीमेन होता है उससे जो है फ्लूइड स्टेट में मेंटेन रखते हैं, ताकि वो वेजाइना की तरफ आगे मूव कर सके और स्पर्म उसमें मूव करके अंदर जो है वो यूट्रस की तरफ जा सके। तो ये फ्लूइड स्टेट में सीमेन के फ्लूइड स्टेट को मेंटेन करने का काम करता है। इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो प्रोस्टेटिक आर्टरी से होती है, जो कि इंटरनल लेग आर्टरी की ब्रांच होती है। वेनस ड्रेनेज प्रोस्टेटिक वेन से होता है, फिर प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस से थ्रू होता है। तो ये हो गया इसका। और इसका जो इनर्वेशन होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू उसका जो है इनर्वेशन होता है। तो अब हमें नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड भी इसके कहते हैं। ये ग्लैंड यूरोजेनाइटल डायफ्राम के पास प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पोस्टेरियरली और सुपीरियर टू बल्ब ऑफ द पेनिस पर के पास प्रेजेंट होती है। और ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन होती है उसको पियर्स करते हुए, और इसकी जो डक्ट होती है ये ओपन होती है, स्पॉन्जी यूरेथ्रा में इसकी ओपनिंग होती है। इसका जो सेक्रेशन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन सेक्रेशन में ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और इसके सेक्रेशन काम क्या होता है कि यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट, यूरेथ्रा एंड ग्लांस पेनिस को ल्यूब्रिकेट करना, और इसको यूरेथ्रा को क्लीन करना, और यूरेथ्रा को जो है के एसिडिटी को यानी यूरिन के एसिडिटी से इसको न्यूट्रलाइज करना। ये 3 काम इसके ख़ास तौर से होते हैं। इसकी आर्टेरियल सप्लाई जो है वो बल्ब ऑफ द पेनिस को जो आर्टरी सप्लाई करती है वही इसको आर्टरी सप्लाई करती है। और इनका जो ड्रेनेज होता है वो इनर्वेशन जो होता है वो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स के थ्रू होता है, और प्यूबिनल नर्व के थ्रू भी होता है। और जो इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। तो ये 3 ग्लैंड्स हो गई, एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गई जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो सेमाइनल वेजाइकल, और दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है, और तीसरी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमें जो पढ़नी है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन।
स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर, हमने जब स्ट्रक्चर बताया तो बताया कि इसमें लोब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन है, उसका सेक्शन है बना हुआ है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे ये जो सेल्स की लेयर दिखाई दे रही है ये सेल्स ऑफ सर्टोली कहलाती है या सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये सेल्स आपस में एक दूसरे से टाइट जंक्शन से अटैच रहती हैं। दूसरा जंक्शन होता है एक डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स वो जो है जो होता है, मतलब वो कनेक्शन होता है जिसके बीच में एक कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है। तो डेस्मोसोम के ऊपर का जो कंपार्टमेंट है इसे कहते हैं, इस कंपार्टमेंट को कहते हैं बेसल कंपार्टमेंट या बेसल, और इसका नीचे का जो है वो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स होती हैं उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या लैटिस सेल भी कहते हैं। ये है लैटिस सेल या इंटरस्टिशियल सेल। बेसल जो कंपार्टमेंट है इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम स्टम सेल्स कहते हैं। ये स्टम सेल्स मॉडिफाई होती हैं, बनाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया में इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है। 2n का मतलब 2n इन ह्यूमन बीइंग में 2n का मतलब है 46। 2n का मतलब है 46। फिर इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है जिससे 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जिसमें से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टम सेल का फॉर्मेशन करती है, दूसरी स्पर्मेटोसाइट जो है कुछ केमिकल का सिक्रेशन करके ये डेस्मोसोम को ब्रेक करके नीचे आ जाती है। ये डेस्मोसोम जो कनेक्शन ये क्या करता है कि स्पर्म के अंदर अगर कोई एंटीजन है तो उस एंटीजन को ब्लड में जाने से रोकता है, यानी कि इस तरह से ये स्पर्म ब्लड जो है वो ब्लड बैरियर है एक तरह से। उसके बाद ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है। उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस होती है जिसके नतीजे में 2 सेल बनती हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी n हो जाता है। उसके बाद इनमें मेयोसिस सेकेंड होती है जिसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं जिनमें भी फिर क्रोमोसोम का नंबर n होता है। फिर जो बनती हैं वो जो स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस सेकेंड जब होती है तो बनती है स्पर्मेटिड। फिर ये 4 स्पर्मेटिड बनी, इनमें भी क्रोमोसोम का नंबर n होता है। फिर स्पर्मेटिड की मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें चेंज होता है, फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है। ये स्पर्मेटोजोआ में क्रोमोसोम का नंबर n होता है। ये एक स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा मिडिल पीस और तीसरा टेल होता है। हेड का जो अगला पार्ट उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। हेड के अगले पार्ट में जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। ये लाइसोसोमल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम हाइलोयूरिनिडेज कहते हैं। ये एंजाइम जो है ये ओवम की वॉल को गलाने के लिए ज़रूरी होता है। ये इस एंजाइम के थ्रू स्पर्म ओवम की वॉल को गला करके अंदर इंटर करता है। उसके बाद ये न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। उसके बाद मिडिल पीस जो होता है, इस पार्ट के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट होना इस वजह से होता है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी ज़रूरी होती है वो इसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद टेल होता है। टेल जो है वो सेंट्रोसोम से बनता है और इसका इसके जो है मूवमेंट से स्पर्म आगे की तरफ मूव करता है। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हुआ। तो ये सारी प्रोसेस हम देख रहे हैं, ये कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये सारी प्रोसेस सिंपल तरीके से ऐसे ही नहीं होती, बल्कि इस पर एक हार्मोनल कंट्रोल होता है। क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH हार्मोन ज़्यादा है कहाँ, लेडिक सेल्स में यानी इंटरस्टिशियल सेल में जाता है
और इनको यहाँ पर जा कर के ये न्यूक्लियस के अंदर इसके रिसेप्टर होते हैं, वहाँ जा कर के एक हार्मोन का फॉर्मेशन करता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो है ये ब्लड के थ्रू टेस्टिस के अंदर जाता है या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जितनी प्रोसेस दिखाई दे रही है स्पर्मेट हर स्टेप पर ये वर्क करता है और इसको स्टिमुलेट करता है, इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है ताकि ये प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ हो, स्पर्म का फॉर्मेशन हो। यानी इसके हर स्टेप में इस टेस्टोस्टेरोन का यूज़ होता है। ये हर स्टेप पर ये इस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। दूसरा जो FSH हार्मोन रिलीज होता है ये सर्टोली सेल्स से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है कि जो ये हार्मोन होता है ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है, तो ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये हार्मोन जो है इसके साथ जुड़ करके इसको हाइड्रोफिलिक बनाता है ताकि हाई कंसंट्रेशन में ये इसमें अपना वर्क कर सके और ये सारी प्रोसेस को स्टिमुलेट कर सके। इसके अलावा सेल्स ऑफ सर्टोली का काम ये होता है कि ये सेल्स ऑफ सर्टोली जो है इन डेवलपिंग जो स्पर्म होती हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इन स्पर्म के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन स्टोर होता है, बहुत सारा फूड स्टोर होता है, ताकि स्पर्म बहुत लंबा पीरियड उसको ट्रेवल करना होता है। तो इस पूरे पीरियड में जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है वो उसी के थ्रू होती है। तो ये FSH और उसका काम हो गया। जब टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, तो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पर जा करके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम शो करता है, जिससे हाइपोथैलेमस पे GnRH का और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH एंड FSH का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है और स्पर्म फॉर्मेशन कम हो जाता है। इसके अलावा जब स्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो स्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पर्म फॉर्मेशन जब इसमें हो जाता है, तो ये सेल्स इसको सेंस करती हैं। ये मैसेज जो है तो इनसे सेंस करती है, उससे एक कंपाउंड निकलता है जिसको कहता है इनहिबिन। वो इनहिबिन कंपाउंड ब्लड के थ्रू हाइपोथैलेमस से पहुंचता है और यहाँ पर ये इन हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिससे GnRH और LH और FSH का सिक्रेशन नहीं होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होता है और फाइनली स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और इस तरह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस हमें पढ़नी है वो है एरेक्शन एंड एजैकुलेशन। इरेक्शन जो होता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, और इजैकुलेशन जो होता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होता है। अब हमें इसकी प्रोसेस को समझना है। क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के S2 S4 लेवल पर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम से जो प्रीगैलेनिक फाइबर्स निकलते हैं, फिर ये इनका जो पोस्ट गैलेनिक फाइबर क्लोज टू ऑर्गन जो होते हैं, यहाँ पर ये पेनिस के कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पंजियोसा इनमें जो है जाकर के ये एंड करते हैं। ये फाइबर कोलिनर्जिक होते हैं, यानी एसिटिलकोलिन का सिक्रेशन करते हैं। ये एसिटिलकोलिन जब सिक्रेशन होता है तो हमने इसका सेक्शन यहाँ बनाया है। जब ये एसिटिलकोलिन का सिक्रेशन होता है तो एसिटिलकोलिन का जब सिक्रेशन होता है तो ये एसिटिलकोलिन इन ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन कर देती है। जब इनका वैसोडाइलेशन होता है तो क्या होता है कि इन पर प्रेशर बढ़ता है, तो इन वेन पर प्रेशर बढ़ता है। तो इन वेन पर प्रेशर बढ़ने की वजह से इनका जो ब्लड होता है वो लीक आउट होकर के इन ब्लड साइनसेस में भर जाता है, जिसकी वजह से जो पेनिस होता है वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इरेक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस इरेक्शन कहलाती है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पांस में हुआ। क्या हुआ यहाँ से रिस्पांस। अब ये कैसे एक्टिवेट होता है, तो क्यों ऐसा होता है? ये होता है टच, साइट, थिंकिंग। इससे हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो स्टिमुलेट होता है।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड में यानी S2 S4 लेवल पर। यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के जो फाइबर्स होते हैं ये एंड करते हैं पेनिस में कार्पोरा कैवर्नोसा में जाके एंड करते हैं। कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनका ये वैसोडाइलेशन करते हैं, एसिटिलकोलिन का सिक्रेशन होता है जिसके थ्रू यहाँ पर एक वैसोडाइलेशन होता है। ये वैसोडाइलेशन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे वेन्स पर प्रेशर पड़ता है, वेन्स से ब्लड लीक आउट होकर के इन ब्लड साइनसेस में भर जाता है, जिसकी वजह से जो है पेनिस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम एरेक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट आती है एजैकुलेशन। तो जब प्रोसेस एरेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, पीक लेवल पर पहुंच जाती है, तब फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को फिर मैसेज मिलता है। पेरिन कॉर्टेक्स से फिर वहाँ मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड में T12 टू L2 लेवल पर। यहाँ पर होता है, यहाँ से सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक सिस्टम का जो रूट निकलता है वो जाता है। यहाँ पर पहले एंड करता है गैंग्लिया में। इस गैंग्लिया को कहते हैं इन्फीरियर, इस क्या कहते हैं, इस जो गैंग्लिया है इसको इन्फीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया कहते हैं। इस गैंग्लिया में एंड करता है। यहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं ये जो फाइबर्स होते हैं ये एड्रीनर्जिक फाइबर्स होते हैं। इनके फाइबर रिसेप्टर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं इनके। तो ये कहाँ एंड कर दिए, बहुत ये एंड इनके फाइबर्स यहाँ वास डिफरेंस पे है ना, वास डिफरेंस पे एंड किए। और यहाँ इसके अलावा ये फाइबर्स ये सेमिनल वेसिकल पे, यहाँ नेक, यहाँ पर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे एंड किए। ये सब अलग अलग जगहों पर ये एंड करते हैं। तो ये रिलीज़ करते हैं ये जो फाइबर्स होते हैं वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं। और नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, या जो है मसल का मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक्ट किया तो यहाँ पर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रीज हुआ, तो यहाँ पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हुआ, तो स्पम यहाँ से आगे मूव किए। जब स्पम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर भी स्टिल नॉर एपिनेफ्रिन इसने कॉन्ट्रैक्शन किया, जिसके यहाँ से जो है सेमिनल वेसिकल का जो है सिक्रेशन इसमें आकर के मिला। फिर आगे यहाँ पर जो है सिक्रेशन, यहाँ पर जो है ये नॉरएपिनेफ्रिन ने स्टिमुलेट किया, तो जो है ये जो ग्लैंड है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका सिक्रेशन इसमें आकर के मिला। इसी तरह से आगे कॉपर्स ग्लैंड होती हैं, उनको भी पैरासिम्पैथेटिक ने स्टिमुलेट किया, वहाँ से सिक्रेशन आकर के मिला। तो इस तरह से ये उन्होंने इसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा जो है ये सेवन, और ये यहाँ पर रिफर होते हैं, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यूरिन का इस टाइम पर यूरिन का यहाँ पर रिलीज़ ना हो। तो ये यहाँ पर यूरिन रिलीज़ नहीं होता है उस कंडीशन में, यहाँ ये बंद हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बंद हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये प्रोसेस को ये एरिया खुल जाता है, जिससे स्पर्म और ये जो है एजैकुलेटरी डक्ट है, स्पर्म दोनों चीज़ें यहाँ पर पुश हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जो है मोटर नर्व आती है स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न से, जो कि यहाँ पर जो मसल्स होती हैं, जो हमें बताया था इश्यू कैवर्नस एंड बल्बो स्पॉन्जियस मसल्स, इन पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये यहाँ सिक्रेट होने वाले सीमेन को ये आगे की तरफ पुश करती हैं। इस तरह से ये एजैकुलेशन हो जाता है। तो ये एजैकुलेशन जो है वो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ एरेक्शन एंड एजैकुलेशन।